चलते हैं भाई। सबको नमस्ते, सबको राम राम। और बाकी आज एक्चुअल में सब आज लोगों का वो होगा ना, अष्टमी वगैरह कराने के चक्कर में हाँ बिजी ज्यादा आ होंगे। जाएंगे जो भी 2-4 देर से फिर। तो हम बेसिकली हम्म। जीएनएम का वो है टर्न, और डेट हो गया 30 सितंबर 2025 अमित भाई। इसमें हम्म। हमारा, जैसे हम जानते ही हैं, चल रहा है हमारा कॉन्स्टिलेशन या मॉडर्न डिजीजेस के नाम से चैप्टर चल रहा है। और इसमें हमने कर लिया था, हम इधर आ गए थे पेज नंबर 319 पे। 319 पे हम चलेंगे। पहले ये हेडिंग है हम्म। बायो एग्रेसिव कॉन्स्टिलेशन, डेसलर करें अग्रेशन मेनिया, रनिंग अमोक। रनिंग अमोक, अमोक का मतलब होता आप पे से बाहर हो जाना किसी का। हम्म। हाँ जी। यहीं पे धीरे से वो ये वही है, इसी को कह सकते हैं, बहुत धीरे से लिख लेना। मेनिया, वो एस्केप अटेम्प्ट टू मेनिया इन एस्केप अटेम्प्ट रेस्ट्रेन विद डिफिकल्टी, वो पूरी तरह से बाहर हो जाता, बड़ी मुश्किल से रोका जाता है। हाँ, एग्रेशन मेनिया और रनिंग अमोक। जब किसी हम्म। अग्रेशन या मेनिया, जब कहीं अग्रेशन या मेनिया हो तो वहां उसमें खुद की आइडेंटिटी व अपनी टेरिटरी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। ये कुछ हिंदी में लिख रखा है इसका। करेक्टरिस्टिक हाँ में जी। कह रहे हैं, ये करेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं ग्रेट थर्स्ट, हाई एनर्जी लेवल, एथलेटिक, हम्म। ब्रैकेट में कह रहे हैं स्पेशली मार्शल आर्ट्स को लेकर के। हम्म। हम्म। इरेसिबल, इरेसिबल का मतलब है हम्म। क्रोधी या हिंसोन्माद। किसी के यहाँ खटखट की हम्म। आवाज आ रही है अमित? मैं बंद कर दे। अच्छा, ये आप अमित शर्मा जी कहीं से आ रही शायद। इरेसिबल। बस बंद करना पड़ेगा मेरे को, मेरे घर पे से ही आ रही है, मेरे घर पे थोड़ा सा चल रहा है, मैं माइक ऑफ अच्छा चलो, बीच बीच में अपना पॉइंट रखने के लिए खोल ले करना। तो कह रहे हैं इरेसिबल वायलेंट थॉट्स ऑफ रिवेंज, एम्फेसाइज्ड एम्फेसाइज डिप्रेसिवनेस मिलेगी इसमें। और एम्फेसाइज डिप्रेसिवनेस को कह रहे हैं कि पियर्सिंग एंड कटिंग, पियर्सिंग एंड कटिंग, एक तरह से म्यूटिलेटिंग हिमसेल्फ टाइप का जो होता है वो। कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट का जो है पीछे, इसको ये कॉन्फ्लिक्ट मिलेंगे। ब्रैकेट में कह रहे हैं इन द राइट हैंडेड। ब्रेन एरिया कह रहे हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स का टेम्पोरल लोब, राइट प्लस लेफ्ट दोनों इसमें शामिल होंगे। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका, ऐसा क्यों करता है ऑर्गेनिज्म, कि द इंडिविजुअल वाज ड्रिवन इनटू ए कॉर्नर, renewed attack and reached with increased aggressiveness, perceived there is no more room. The individual was driven into a corner. यदि ऐसे व्यक्ति को कॉर्नर करते हैं तो उसका अग्रेसिवनेस बढ़ जाता है। ऐसे बेसिकली उसको ऐसा लगता है कि मुझे कॉर्नर कर दिया गया। और हाँ जी। रिन्यूड अटैक्स आर रीच्ड विद इंक्रीज एग्रेसिवनेस। और जैसे रिन्यू होता है कोई अटैक ऐसा कॉर्नर करने वाला सा, वो उसको और ज्यादा एग्रेसिवनेस में ले जाता है। डैश लगा कह रहे हैं परसीव्ड देयर इज नो मोर रूम, उसे ऐसा लगता है कि यहाँ जगह नहीं है मेरे लिए, और वो अपने एग्रेशन में चला जाता है इस तरह से। सर यहाँ पे सैडनेस, इंसैनिटी और मेनिया और डिलीरियम को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सैडनेस, मेनिया, इंसैनिटी इंसैनिटी। इंसैनिटी और डिलीरियम। देखो, इंसैनिटी, डिलीरियम और मेनिया तो एक ग्रुप हो गया, और सैडनेस एक ग्रुप हो गया। तो आप अपडेट होते आ रहे हैं डॉक्टर प्रशांत, दो तरह की एक्टिविटी में जाता आप। जब भी कोई कॉन्स्टलेशन में जाता है बंदा, या तो हाँ मेनिया जी। की तरफ बढ़ता है या डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है। पीछे हमने पढ़ा हाँ जो जी। फेमिनिन डिफेंस लेता है वो मेनिया की तरफ बढ़ता है, जो मस्कुलिन लेता है वो डिप्रेशन की तरफ बढ़ता है।
हाँ तो जी, अगर कोई बंदा मेनिया में दिख रहा है, इंसैनिटी में दिख रहा है, डिलीरियम में दिख रहा है, तो वो एग्जेजरेशन की तरफ इशारा है। यानी कि उसकी एक्टिविटी, उसकी एनर्जी, उसकी रेस्टलेसनेस बढ़ी हुई दिखती है इन तीनों एक्ट में। तो ये बेसिकली इसमें दो बातें क्लियर होंगी। एक तो ये हमें समझ जाना चाहिए कि ये टेरिटोरियल एरिया जो इसका लेफ्ट साइड का है उससे ये डिफेंड कर रहा है ये बंदा, ये बॉडी। एक तो ये इशारा मिल रहा है, और दूसरा जो सैडनेस है ये डिप्रेशन वाली साइड में जाएगा। हाँ जी, ये इसका मतलब ये है कि ये जो सामने वाला इंसान है जो डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन में गया, तो इसके शरीर ने जो परेशानियों को जो डील किया है वो मस्कुलिन साइड से किया है। और मस्कुलिन, बल्कि इसमें बड़ी अच्छी बात आप नहीं आया ऐसे और छेड़ी कि यदि इसके हम फिजिकल प्रॉब्लम देखेंगे तो ज्यादातर फिजिकल प्रॉब्लम इसकी वो मिलेंगी पीछे, जो पेज नंबर 316 पे हम पढ़ के आए हैं। यानी कि कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड, म्यूकोसा ऑफ द सेमाइनल वेसिकल अगर मेल है तो स्टमक म्यूकस मेम्ब्रेन, एपिथेलियम, बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक एक्सक्रीटरी डक्ट, ब्रोंकियल म्यूकोसा, मस्कुलेचर और लेफ्ट ब्लैडर म्यूकोसा। अगर किसी के पीछे बीमारी शरीर पे इनसे रिलेटेड आ रही है और वो फिर अगर साइकी की तरफ बढ़ेगा, कॉर्पोरियल टू मेंटल अगर बढ़ेगा, तो उस बंदे को डिप्रेशन आ सकता है। ऐसे ही जो हमारी टेरिटरी एरिया फेमिनिन से रिलेटेड था, अगर उसके शरीर में इस तरह की बीमारियां, उस पार्ट पे बीमारियां अक्सर होती रही हैं, और अब वो कॉर्पोरियल से मेंटल की तरफ बढ़ेगा, तो उसको मेनिया, इंसैनिटी, डिलीरियम जैसी स्टेट में जाएगा वो। एक तो ये ट्रैक मिल रहा है। हाँ जी, दूसरा ये मिल रहा है कि हम जीवन में समय के हिसाब से हर कोई कॉन्स्टिलेशन के ही थ्रू डील करते हैं। आपने देखा होगा एक इंसान कभी थोड़ा डिप्रेसिव फील करता है और कभी वही इंसान मेनिया सा, हिस्टेरिकल सा या आउट ऑफ कंट्रोल सा हो जाता है, वही सेम इंसान। हाँ जी, हाँ तो जी, तो ये ऐसे भी चलती है हमारी लाइफ, और ये पीछे डिस्कस हुआ था, ये नॉर्मल लाइफ का भी पार्ट है बेसिकली। लेकिन जब ये एक्सिस में हो जाती है एक तरफ कोई चीज ज्यादा, तो हम उसे फिर बीमारी के रेंज में ले जाते हैं बेटा। बस पवन बस भाई प्रशांत भाई, देखो तुम्हारे जो क्वेश्चन थे वो बस में वाकई दो चीज में आ गया। एक सैडनेस हो गई, सैडनेस में मेंटली हमारे को दिखाई देगा थोड़ा आदमी सैड सा, अलूफ सा, जिंदगी में परेशान, दुखी दुखी है वो, उसमें हाँ एक्टिविटी कम होती है और वो मेल डिफेंस में जा रहा है। हाँ मेल डिफेंस इन द सेंस कि जो फिजिकल आएगा वो मेलनेस में आएगा। हाँ, मेल अब वाले हम पार्ट आगे हाँ में। जी, दूसरी तरफ, आपने बोला तीन चीजें, मेनिया, इंसैनिटी और डिलीरियम। मेनिया, इंसैनिटी और डिलीरियम, ये तीनों पेमाइन टाइप का वो तो उठा रहे हैं, लेकिन डिलीरियम अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा प्रशांत डिग्री का फर्क होगा। मेनिया मीन्स किसी भी चीज के लिए, एक काम के लिए वो कुछ भी मेनिया हो सकता है। वो मेनिया जो है उसकी एक्सेसिव एनर्जी होती है, लेकिन वहां पर हमारे को एक पर्टिकुलर चीज पता है कि मेनिया टू रन, मेनिया टू स्टील, मेनिया टू डांस, ये मेनिएकल बिहेवियर, ये मेनिएकल बाकी सब चीजों के लिए तो उसका ठीक हो सकता है, लेकिन मेनिया मोनोमेनिया टाइप का भी हो सकता है। या ऐसा कई बार होता है कि इन दो या तीन चीजों में ये बहुत तेजी से बहुत ज्यादा एनर्जी दे देता है, दैट इज अ मेनियक रिएक्शन, वो मेनिया टाइप में आ जाता है। जब ये मेनिया से बुद्धि का कंट्रोल अभी भी, लेकिन बस बाकी सब जगह पे या बाकी चीजों पे अप टू अ सर्टेन लिमिट मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें बुद्धि का कंट्रोल है। मेनिया में इंसैनिटी, बिल्कुल। इंसैनिटी मीन्स, हाँ, इंसैनिटी मीन्स लॉस ऑफ कंट्रोल, हाँ इंसैनिटी मीन्स लॉस ऑफ कंट्रोल, हाँ है ना। हाँ और डिलीरियम जो है, डिलीरियम प्रोसेसेस में दिखाई देगा। डिलीरियम का मतलब जिस तरह से जो प्रोसेस होना चाहिए वो उस तरह से प्रोसेस नहीं हो रहा है। डिलीरियम मतलब आपको जहां जो चीज होनी चाहिए, डिलीरियम का मतलब बड़े सर ने बताया था, ये लेटिन वर्ड होता है डेलिरारे।
मतलब अपनी लीक से हट जाने से वो हुआ था। जैसे उसमें दिखाते थे ना कि जो किसान है जब वो खेत जोतता है या जब वो हल चलाता है तो एक सीधी लाइनों में चलता है, लेकिन जब वो हल आड़ा तिरछा होने लगे, हल तो चल रहा है, अपनी लीक हटा दी, डिरेल हाँ हो भाई गया। लीक पे से हट गया, दैट इज डिलीरियम, दैट इज ये क्या कहते हैं, लीक से हट जाना। हाँ, तो इसमें देखो बहुत इन अच्छे तीनों दो, में थोड़ा थोड़ा सा हाँ, दो डिग्री का भाव, अंतर है। दो भाव बहुत अच्छा है अमित हाँ भाई आपसे। एक तो मेनिया में अभी कहीं ना कहीं उसका उसका साइकी नॉर्मल है, कंट्रोल है, यानी कि नॉर्मल ना कह के हाँ कहेंगे कि अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ पूरी तरह से कंट्रोल कंट्रोल नहीं नहीं हुआ। गया, हाँ एक चीज। और मुझे हाँ इसमें ऐसा लग हाँ रहा जी है कि मेनिया के बाद आदमी बढ़ेगा शायद डिलीरियम में, और जब ये डिलीरियम से भी काम नहीं चलेगा तो पूरी तरह से इंसेन हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है अमित, हाँ जी। या पहले इंसेन होगा बाद में डिलीरियम में जाएगा। बस अब देखिए डिलीरियम तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसमें हल्के से इधर से उधर काम करने शुरू करे, अभी फिजियोलॉजिकल, अब डिलीरियम को भी फिर वो फिर लंबा चल जाएगा कि फिजियोलॉजिकल है कि पैथोलॉजिकल है, तो दोनों तीनों आ सकते हैं। तो इनसे, डिलीरियम तो शुरुआत से हाँ, तो डिरेल होना इंसेनिटी, शुरू हुआ। इंसेनिटी और डिलीरियम की भी अपनी अपनी वो होती है इंटेंसिटी, है ना। हाँ जी। हाँ, इंसैनिटी में तो ये इंसेन हो गया तो मतलब उसे कुछ पता ही नहीं, वो तो हाँ, फिर तो ये शायद वो तो लास्ट में इंसेनिटी में जाएगा, ऐसा लग इंसैनिटी में रहा। हाँ, हाँ लास्ट में इंसैनिटी में जाएगा। हाँ जी लास्ट। तो इसका सर ट्रैक इसमें ट्रैक अगर हम दीपशिखा शायद समझें, कुछ हाँ, कहना चाह एक रही एक मिनट में पूछ समझ लूं, इसमें अगर हम ट्रैक समझें तो मेनिया से डिलीरियम, डिलीरियम से इंसैनिटी, ऐसा कुछ ट्रैक सा है। हाँ जी महसूस हो रहा। ऐसे हाँ, कर सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं दीपशिखा या असरे, कुछ कह रहे हैं कोई सा। और सर ये कह रहा था कि जैसे डिल्यूजन और डिल्यूजन, ये जो डिप्रेशन वाला सैडनेस है वो वहाँ पे तो इंसान डिल्यूजन में फंसा है अभी, क्योंकि वो अभी वहाँ पे स्लो प्रोसेस चल रहा है, वो धीरे धीरे हो सकता है वो सुसाइड भी जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो हाँ, प्रोसेस अभी धीरे चल रहा है। हाँ, लेकिन जहाँ पे ये मेनिया इंसैनिटी आ गया वहां पे तो कुछ एक्शन नजर आएगा, चाहे फंक्शनल आए, चाहे मेंटल आए, चाहे हाँ, एक्शन हो गया में एक्शन नजर आना लग जाए, तो वहाँ हाँ, प्रोसेस ऑफ मतलब कॉन्फ्लिक्ट टू सिम्टम इतना तेज होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि ये डिलीरियम में चल रहा है। लेकिन जहाँ सैडनेस चल रहा है वहां पे धीरे धीरे वो चल रही है, मतलब हाँ, हाँ, तो धीरे धीरे अभी प्रोसेस चल रहा आपने बहुत अच्छी बात इसको ऐसे भी जोड़ दिया कि ये डिप्रेशन सैडनेस वाला बंदा तो ज्यादातर फंसेगा डिलीजन में, और है। मेनिया वाला बंदा फंसेगा जाके डिलीरियम में। ये जो लैंड करेगा ना मेनिया, मेनिया वाला तो होएगा डिलीरियम। हम दो चीज पढ़ते हैं, डिलीजन और डिलीरियम, है ना। एक तो ये जो डिप्रेशन वाला, ये सीधे डिप्रेशन सैडनेस वाला पहले डिल्यूजन का शिकार होगा, और उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर जाएगा ये लास्ट में जाएगा डिलीरियम में, है ना। तो ये ट्रैक अच्छा समझ में आया कि ये लोग डिप्रेशन और सैडनेस वाले ज्यादातर डिल्यूजन के शिकार होंगे, और इनके अंदर ये एक तरह से साइकोसिफिलिटिक केस में मिलेंगे। और मेनिया डिलीरियम ये वाला ये सोरोसिफिलिटिक मिलेगा डॉक्टर हाँ प्रशांत। हाँ हाँ जी बिल्कुल यही है हाँ, बस। तो ये बहुत अच्छे कई भाव नजर आते हैं, और बहुत अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों को क्लियर हो रहे हैं, और खास करके ये बच्चे लोग बड़े अच्छे से समझ रहे हैं अमित भाई। तो इनको ऐसे ही समझना है केस के अकॉर्डिंग। प्रशांत, क्लियर हो गई बात। हाँ जी। नेक्स्ट हेडिंग है फ्रंटल फियर कॉन्स्टलेशन, डैश लगा करें एंजाइटी, फियर ऑफ द फ्यूचर, ब्रैकेट में करें एंजाइटी न्यूरोसिस। फियर ऑफ द फ्यूचर को एंजाइटी न्यूरोसिस भी इन्होंने कहा। कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी, फियर ऑफ द फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल बिफोर डेट आने से पहले उसकी एंजाइटी या डर बनना उसका। वन इमेजिन्स द वर्स्ट, कोई बहुत ही ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन को इमेजिन कर सकता है कि ऐसा होगा, बहुत बुरा होगा पहले से पहले। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं इसमें, पावरलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट है प्लस फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट है। दो की वजह से बंदा इस जोन में जाता है। एक तो उधर वो पावरलेसनेस कॉन्फ्लिक्ट में रहता है कि सामने से कोई सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे डील करूंगा, मेरे तो बस का ही नहीं है, वो पावरलेसनेस में जाएगा। और साथ में फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट इन द राइट हैंडेड की बात कर रहे हैं, उनमें फ्रंटल फियर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सामने से आएगा।
ब्रेन एरिया या ऑर्गन इसमें अफेक्ट होगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लेफ्ट प्लस राइट फ्रंटल लोब, थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट्स प्लस ब्रैंकियल आर्चीज जो हम पीछे पढ़ के आए थे। पीछे भी हमने ये पेज नंबर 318 पे फ्रंट ऑक्सीपिटल कॉन्स्टलेशन और ये ऊपर पढ़ा था। तो इसमें बेसिकली थायराइड एक्सक्रीटरी डक्ट और ब्रैंकियल आर्चीज का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें होगा। बायोलॉजिकल मीनिंग है इसका एक्सट्रीम एंजाइटी एंड कॉशियसनेस सेफ गार्ड द इंडिविजुअल फ्रॉम न्यू डिजास्टर। एक्सट्रीम एंजाइटी और कॉशियसनेस जो है इसका जो माना जा रहा है ये सेफ गार्ड मानेंगे इंडिविजुअल के लिए नए डिजास्टर से बचने के लिए। अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी बहुत ज्यादा सावधानी आपको नए खतरों से नए डिजास्टर से बचाती है, इसलिए ऑर्गेनिज्म इस तरफ चला जाता है, एक्सट्रीम एंजाइटी की तरफ बढ़ लेता और कॉशियसनेस की तरफ बढ़ जाता है दोस्त। बस इससे पहले आ गया ना, ये हो गया फियर ऑफ फ्यूचर या बिफोर डेट। भैया ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, एंजाइटी एंटिसिपेशन को बताया था। हाँ। एंटिसिपेशन मींस रेडी फॉर एंजाइटी या रेडी टू। हाँ। एंटिसिपेशन मींस रेडी टू, हाँ। कि हाँ भाई ऐसा होने वाला, दैट इज सेफ गार्ड। ये वही है, देखो कितना बढ़िया उसका आया कि पावरलेस है, सामने से किसी चीज का डर है और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। हाँ। हाँ। अपने अंदर उसे पहले से पता है कि मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, और पावरलेसनेस वाला बहुत बढ़िया डर है। हाँ, और ये एंजाइटी न्यूरोसिस के बहुत केस मिलते हैं इस तरह से। हाँ जी। पाल्पिटेशन, पसीना आ जाता है जी, घबराहट होती रहती है जी, डर सा बना रहा है जी। जो ये जैल्सीमियम वाला होता है कि आदमी बिल्कुल क्लिंग कर जाता है, हाथ पैर चल ही नहीं पाते। हाँ। वो है ना, सामने की चिंता हुई, उसको लगा आई एम नॉट एबल टू और आई वुड नॉट बी एबल टू, तो फिर उसको बिल्कुल वो वहीं के वहीं अटका रह जाता, विल मतलब रिफ्यूज टू ओबे, उसका सिफिलिटिक हो गया। एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन से सिफिलिटिक ऐसे बन गया ये। हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर अभी मेरे पास वो नहीं है, एक बस जो आप ये निकालो, बच्चे निकाल देंगे, वो क्या कहते हैं, टाइप कर देना, इम्पोर्टेंसी ऑफ माइंड की वजह से वो आदमी कहता है कि आई एम नॉट केपेबल, और फिर मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी ताकत नहीं है। वो है मिडोराइनम का। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बंदा कहता हुआ मिलेगा डॉक्टर से अक्सर के एक भैसा बना रहता है डॉक्टर, उससे शंका सी में रहता है, भय, अननोन फियर का शिकार रहता है ये एंजाइटी न्यूरोसिस वाला ना, अननोन फियर। ये सारी एंटीसिपेटरी मेडिसिन हो गई बॉस। हाँ, सारी एंटीसिपेटरी मेडिसिन का इसमें वो आ जाएगा, जितनी भी एंटीसिपेटरी मेडिसिन है वो सब इसमें लाके क्लियर कर सकते हैं किसका अपना अपना क्या डर बना रहता है। किसी को डिजीज का बना रहता है, किसी को क्राइसिस का बना रहता है, किसी को इंसल्ट ना हो जाए उसका बना रहता है। अब मरकरी तक पढ़ा है ना, एंटीसिपेशन इम्पेंडिंग इविल, कुछ बुरा होने वाला, बुरा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो बेसिकली ये इस कॉन्स्टलेशन के अंतर्गत आती है वो कंडीशन। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कॉन्स्टलेशन, ऑब्सेसिव डैश लगा के कॉन्स्टलेशन, डैश लगा का कंपल्सिव एक्शन। बॉस एक चीज पूछना है। हाँ पूछो जी, पूछ जी। एंग्जाइटी और फियर अननोन या फिर फियर ऑफ समथिंग हैपन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फियर ऑफ समथिंग हैपन जो होता है अननोन फियर और एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट? हाँ वैसे तो लगभग दोनों एक से ही लग रहे हैं। अननोन फियर ही एंटीसिपेशन थोड़ा सा और सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, और जबकि अननोन फियर में कोई सिचुएशन भी नहीं है, ऐसा भी लग रहा है। अमित क्या कह रहे हो? बस तीनों चीजें अलग अलग। एंटीसिपेशन फॉर इवेंट, एंटीसिपेशन होता है किसी चीज की इवेंट से पहले। वहां पर हमारे को पक्का पता है कि इसकी वजह से पहले हो रहा है, इवेंट क्लियर है।
हाँ जी, और हाँ। इसमें हम देखो इसी अभी पहले में ही चलेंगे, क्योंकि पहले में ही जो ये रह गए थे ना, बड़े सर एक बार बताया करते थे कि किसी की खांसी ब्रोंकियल आर्चिस भी हो रही है तो एंटीसिपेशन की वजह से उसे खांसी भी हो जाती है, या कई सारी चीजें हाँ पीछे से आवाज आ हाँ रही है। हाँ दूसरा आपने बोला फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ Fear of अननोन unknown। में ये रहता है कि डॉक्टर साहब डर लगता है, आप वहां पर ये सर्टेन नहीं हो कि किस चीज का डर है। भैया पीछे से आवाज आ रही है, प्रतीची या किसके यहाँ से, हाँ। माइक ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, हम्म। फियर ऑफ अननोन में अननोन ऑब्जेक्ट का डर है। हाँ हाँ, हम कोई ये कहें कि स्थिति मेरे नहीं है को सामने, स्थिति क्लियर नहीं है कि क्या कोई का डर है। स्थिति नहीं है, बस डॉक्टर साहब डर है। हाँ। डॉक्टर साहब डर है, ये समथिंग टू हैपन टाइप का है। लेकिन उसके पीछे भी कई बार जब पूछा जाता है तो डॉक्टर साहब ये बाहर जाता है तो मुझे लगता है कुछ हो जाएगा, या मेरा बेटा नहीं आया तो कुछ हो जाएगा, समथिंग बैड विल हैपन, इस हाँ। तरह का है। वो भी थोड़ा सिचुएशनल होता है। लेकिन फियर ऑफ अननोन में तो वो आदमी डर में रहता है, और वो उसको भी नहीं पता होता कि भाई आपको डर काहे का लग रहा है। ऊंचाई का पता नहीं जी, अंधेरे का पता नहीं, कुत्ते का, जानवर का, किसी चोट का, किसी एक्सीडेंट का, नहीं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा है, कुछ डर सा बैठा रहता डर है। सा है, घबराहट सी हो रही है, ऐसा लगे जैसे किसी की कोई चीज उठा लाए हों। मेरे पास कई बार हाँ। कई बार पेशेंट बोल चुके हैं, 3-4 पेशेंट के डॉक्टर ऐसा भय लग रहा है जैसे जैसे मान लो हमने किसी की कोई चीज उठा ली हो, या कुछ कोई मतलब जैसे कोई हमने क्राइम कर दिया हो, ऐसी फील हाँ लेता जी। है वो। हाँ ऐसी जी। फील ले, लेकिन बहुत अच्छी क्लियर यहाँ ये हो गई कि एंटीसिपेशन में कोई ना कोई एक सिचुएशन होगी, और जबकि अननोन फियर में कोई सिचुएशन भी नहीं है, उसको फिर भी डर लग रहा है, अनजाना डर। और ये इसमें जानना उसका है दम सा घुटा रहेगा, सांस से नहीं कहेगा मेरा दम सा घुट रहा है। ये ब्रैंकियल आर्टरीज हमने बड़ी अच्छी क्लियर करी थी कल अमित। बेसिकली हाँ इसमें जी। हाँ ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं ले पाता है, वो कहते हैं ना छाती पे दबाव सा है, दम सा घुट रहा है, हाँ सांस जी। से खुल के नहीं आ रही, ऐसी घबराहट वाला बंदा होएगा। उस सांस को खोलने के लिए तो हमें खांसी आती है। हाँ, ये उस सांस खांसी को खोलने के लिए एंटीसिपेटरी खांसी, कफ, बस उस सांस को खोलने के लिए खांसी आती है। बस बस तो बस। कफ का मतलब ये हुआ कि यार कफ इसको क्यों है। हाँ या जैसे थायराइड का है तो एंटीसिपेशन, और उसमें क्या, तो वो पहले से पहले ये जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो हाँ थायराइड, वो डर उसमें जाने की जगह वो जो मोर पॉजिटिव होगा वो कहेगा थायराइड बढ़ा दे भाई, कल आज हाँ, का कल डर लगेगा, तैयार कर ले तू। वो डिफेंस वैसे लेगा उसको लेके, परफॉर्मेंस को लेने के लिए। कुछ कोई हाँ और जी। बोल रहा था, कौन बोल रहा था? किसी कोई सर और मैं ये हाँ बस मुझको ये एक जो क्लियर कि जो एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, क्या वो अपने इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंस से होती है, और फियर जो अननोन या फियर समथिंग हैपन में क्या पेशेंट किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को अपने ऊपर इम्प्रेशन लेकर के, कि जैसे किसी थर्ड पर्सन के साथ ऐसा हुआ तो उसको लगे कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसी को यहाँ पे फियर ऑफ अननोन और फियर समथिंग हैपन लेंगे, या ये भी एंटीसिपेटरी एंजाइटी में ही आएगा? अगर किसी भाई दोनों दूसरे के चीज साथ हो हुआ। सकती है। हम्म। देखो एक बात सुनो डॉक्टर प्रतीची, फियर समथिंग विल हैपन, मैंने उसके यहाँ देखा तो मुझे ऐसा डर लग गया। ऐसा होता है ना, इम्प्रेशनेबल टाइप के जो पर्सनैलिटी होती है, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे कोई चोट लगी हो तो तुम्हें चोट का डर बैठ जाए। हमने उस चीज को देखा उसके बाद बैठ गया, लेकिन ये या उसके अननोन नहीं साथ हुआ, ऐसी दुर्घटना ये अननोन नहीं है, नहीं लेकिन मैं, मतलब ये प्रीति जी हाँ से बात ये कर रहा हूं उसने मैं, देखी ये है। अननोन नहीं है क्योंकि सामने वो देख के आया ऐसी सिचुएशन। जी यही चीज मुझे क्लियर करनी कि ये भी एंटीसिपेटरी एंजाइटी में ही हाँ, ये आएगा ना? एंटीसिपेशन ज्यादा है उसको, बल्कि मेरे को ना हो जी जाए, डर भी जी। है, एंटीसिपेशन भी है कि मुझे ना हो जाए ऐसा, अंदेशा। मतलब क्योंकि बहुत एक बेस है उसके पवन पास बस डरने हाँ का। हाँ हाँ, बेस है डरने का, अमित कुछ कह रहे हैं। फियर ऑफ अननोन में मतलब जो आप कह रहे हो ना, मैं ये कह रहा हूँ शायद ऐसा भी हो सकता है कि अपने साथ भी कुछ हुआ है या दूसरे के साथ भी, तो हमने इस तरह की सिचुएशन देखी, तो उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं जी उसके यहाँ हुआ, मेरे साथ तो ऐसा नहीं, कभी हुआ अननोन नहीं, कहाँ लेकिन रहा मुझे फिर? डर सा बैठ गया। अननोन कहाँ रहा? बात तो ये है, अननोन तब आ सर ये जाएगा। मिसफॉर्चून हो गया ना फिर। हाँ, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून हो जाएगा। हाँ मिसफॉर्चून भी आ जाएगा इसी कैटेगरी में। लेकिन अगर सामने कोई सीन देखा है, या किसी के साथ हुआ है, या अपने साथ हुआ, तो वो अननोन नहीं रहा।
अननोन अननोन होने के लिए कोई ऐसा ग्राउंड या बेस नहीं है, जो अभी प्रतीति कह रही है ना कि उसके पीछे कोई आधार नहीं है। एंटिसिपेशन के पीछे कोई ना कोई पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है कि वहां गए थे, ऐसा हो गया था, अब आगे ना हो जाए यार कहीं। तो बात वहीं से शुरू हुई है जहां अमित शर्मा आप कह रहे थे। अब श्रेय कुछ कह रहे हैं। सर इसमें जैसे पेशेंट अगर ओवर थिंकिंग करता रहता है और अपने अपने दिमाग में कुछ इमेजिनरी सिचुएशन से ऐसा हो गया तो ये फिर कुछ इसके बाद ये हो गया, तो ये भी फियर ऑफ एंटिसिपेशन है, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन तो कोई है नहीं, तो वो तो अपने आप ही दिमाग में बनाया जा रहा है। तो हाँ, बस ये फैंसीज में आता है ना, तो फैंसीज में हाँ चला जाता है वो। तो ये डिस्पोजिशन जैसा होगा फिर वो उधर बढ़ जाएगा। ये एंटिसिपेशन बढ़ते बढ़ते फैंसीज में जा सकता है अमित। डॉक्टर प्रतीक जी देखो, हम एग्जांपल शेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसका एक वो होता है थ्रेड, क्योंकि फियर इज साइकोसिस, फियर इज साइकोसिस, तो फियर से पहले सोरा तो है ही है। अब आपकी बात ये अच्छी है कि वो एंटिसिपेशन के बाद फियर में गई, तो फियर तो हुआ। अब फियर ऑफ अननोन का मतलब ये नहीं, फियर ऑफ अननोन में, फियर में हमारे को एक ये होता है कि मेरे को डॉक्टर साहब चिंता हो रही है या क्या कुछ हो जाएगा, वहां पर सर्टेन अभी किसी बात की ये नहीं है कि ये हो जाएगा। आप बात समझ रहे हो? जब मेरे को डर लगता है, पर्टिकुलर जानवर से डर लगता है एक अलग हो गई, मेरे को कुत्ते से डर लगता है एक अलग बात हो गई। जब वो फिक्स होता गया तब वो एंजाइटी उसकी फियर में चेंज हुई। जो फियर ऑफ अननोन है उसमें पेशेंट इस तरह से बोलता है, शायद मेरे को लगता है कि डॉक्टर साहब डर तो लग रहा है पर ये नहीं पता क्यों लग रहा है, किस बात का लग रहा है। हाँ, तो मेरे को आधार है डर ही नहीं। लगता है। हाँ, अब उसको है ना, उसको पीछे से हुआ होगा, ऐसा नहीं बिना सोरा के तो नहीं आई, लेकिन वो सोरा उसका कहाँ था वो उसको भी नहीं पता। हाँ। दैट इज फियर ऑफ अननोन। हाँ, बिना लेकिन ट्रैक के फियर तो कुछ होता ही नहीं। है ना, फियर आया है तो फियर आने से पहले एंजाइटी एंटिसिपेशन उसका रहा ही होगा। हाँ, उसको ठीक है। अभी पता है कि मेरा कल को एग्जाम होएगा और मेरी आज दिक्कत होने लगी, या मेरा बच्चा बाहर जा रहा है मुझे एक्सीडेंट का डर हो गया, या ये सब एंटिसिपेशन में आएगा। मेरे बच्चे को, अगर मेरा बच्चा आ गया या मेरा एग्जाम है या मेरी सिचुएशन है, ये सब एंटिसिपेशन में आएगा। और अगर किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो फिर भी घबरा रहा है, तो ये फियर ऑफ अननोन आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, बात ये बड़ी अच्छी यहाँ लिख लगे आई, एक होता है भय, एक होता है डर। भैसा लगना अलग है और डरना अलग है। डरने के पीछे कोई ना कोई ग्राउंड हो सकती है। हाँ, कोई ना कोई ग्राउंड हो सकती है डर के पीछे। और भय जो खाए जाता है इंसान को, उसके पीछे क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने कह दी अमित शर्मा, के पीछे कोई ना कोई ट्रैक या सिचुएशन जरूर रही है। नथिंग हैपन विदाउट कॉज। ठीक है, चाहे उसको अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो बात अलग है। हाँ जी सर इसमें रूब्रिक है ना, फियर थॉट्स ऑफ हिज ओन, उसमें कैलकेरिया कैंपर है। तो हाँ, फियर क्या है, रूब्रिक क्या है दोस्त? फियर थॉट्स ऑफ हिज ओन, अपने ही स्वयं के विचारों से ही डर लगता है। हाँ, उसके ऐसे ऐसे विचार आते हैं खराब से, वो उसी से डरता रहता है। उसे कैलकेरिया तो है ये हॉरिबल, ये थिंग्स अफेक्टेड प्रोफाउंडली और हॉरिबल स्टोरीज वगैरह। तो बहुत छोटे छोटे से अंतर हैं। बहुत अच्छी बात हुई है यहाँ। तो ये एंटिसिपेशन हो गया या फियर, अननोन फियर हो गया, ये सब चीजें हमें प्रॉपर तरीके से और समझ लेंगे और उन्हीं को फिर अप्रोप्रिएट रूब्रिक बनाएं तो केस तब निकलता है भाई। चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्सेसिव कॉन्स्टिलेशन। डैश लगा के कह रहे हैं कंपल्सिव एक्शन। कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कंपल्सिवनेस, बाध्यता एक तरह से, चाहे वो वॉशिंग की हो, क्लीनलीनेस की हो, कंट्रोल की हो, ऑर्डर की हो, टच की हो, एटसेट्रा। कंपल्सन, कंपल्सिवनेस, वॉशिंग मेनिया टाइप का, चेक द लॉक अगेन एंड अगेन, टच इम्पेल्ड टू, ये सब कंपल्सिव एक्शन है। ऑब्सेसिव कॉन्स्टिलेशन में आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा, फियर, डिसगस्ट, कॉन्फ्लिक्ट प्लस सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट। फियर, डिसगस्ट,
कॉन्फ्लिक्ट है प्लस सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट इसमें होगा इन द राइट हैंडेड। तो फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट में बहुत अच्छा सा एक ग्राउंड ये बनता है कई बार कि मान लो कोई बच्चा इसका शिकार हो गया है, वो हर चीज को टच करता है, वो कंपल्सन में जा रखा है, जिसको लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सा हो रहा है, बिहेवियरल डिसऑर्डर है। तो उसमें कई बार क्या होता है, अगर पेरेंट्स की बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होती है मम्मी पापा में, वहां बच्चा डरेगा भी और उस सिचुएशन के प्रति डिसगस्टिंग में भी रहेगा। अभी मेरे पास अमित शर्मा कल ही एक केस आया, उसने मेरे को आके तो बोला ऐसा डॉक्टर दीपशिखा कि एडीएचडी है जी, एडीएचडी है हमारे बच्चे को। अब मैं देख रहा हूँ कि वो बच्चा 90% या 80% एकदम नॉर्मल है, वेरी मच इंटेलिजेंट है, वेरी मच सेंसिटिव बच्चा है, और मतलब एकदम मेरे वर्ड बोलते के साथ ही आंसर एकदम करेक्ट दे रहा है। तो फिर मैंने कहा यार ये अटेंशन डेफिसिट इस लेवल पे तो है नहीं। मैंने कहा देखो आपका बच्चा एक तरह से एकदम फुल फ्लैश डायग्नोसिस इसकी ऐसी तो है नहीं कि ये एडीएचडी है। मैंने कहा ये तो बहुत ही लेकिन सेंसिटिव। अब उन्होंने मुझे दिखाई डायरी उसकी कि इसकी मैडम ये लिखती है हर बार के ये अटेंशन नहीं देता, ध्यान एक जगह टिक के नहीं बैठता, और बिहेवियर इसका कंट्रोल करो, इसको समझाओ, ऐसे ऐसे। तो खैर वो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि वो इस तरह का है वो, कि वो एक जगह टच इम्पेल्ड टू एवरीथिंग वाली कैटेगरी में था, वैसे बहुत ही साइंस थी उसमें। बस प्रॉब्लम आजकल यही है, आजकल ना टीचर स्कूल में डायग्नोस कर देती हैं, वो आके हाँ पेरेंट्स को बोलने लगती अच्छा, हैं कि अब आपके बच्चे को ये है। हाँ अच्छा, अब हुआ क्या दीपशिखा, जब केस हो गया सब कुछ और उसमें क्लियर हुई बात आगे चल के, तो बात यही निकली कि उसकी मम्मी और पापा में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होती है, वो बिल्कुल नहीं बनती है उनकी। जब उसके पापा बाहर चले गए किसी से, तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब हमारा बिल्कुल भी रिलेशन अच्छा नहीं है। तो अब वो बच्चा जब रात दिन देख रहा है मम्मी पापा के उस आर्गुमेंट और रिलेशन को, तो अब वो बच्चा फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। मैं अब अगर मैं उसे अब समझूं आप लोगों के साथ पढ़ते हुए, क्योंकि बच्चा एक तो डरता है ऐसे झगड़ों से और डिसगस्टिंग में इतना, तो अब वो उसकी वजह से अब वो कुछ भी कर रहा है, अपने में बिजी है। अब जहां भी उसको, उसने मुझे बताया कि मैडम ना डांटती बहुत है, मैडम ना अच्छी नहीं है, मैडम टोकती बहुत है, तो वो बच्चा उधर चला जा रहा है। और बार बार मजे की बात यह है कि कह रहा गेट बंद कर दूं क्या चैम्बर का, थोड़ा हवा के लिए खोला होता। तो मैंने गौर करा, मैंने कहा बेटा क्यों, कह रही नहीं सर ये ऐसे ही करता है ये। मैंने कहा फिर भी क्यों करना चाहता है। तो वो बच्चा निकला कि बाहर पेशेंट, बाहर दूसरे लोग सुन रहे हैं, बच्चे का लेवल था ये सेंसिटिविटी का। तो अब ये देखिए कि घर में जो उसके वो होता होगा, तो वो वहां भी उस बच्चे की यही रहती होगी, यार क्या ड्रामा चल रहा, बाहर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे अक्सर कंपल्सन के शिकार हो रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना कि आजकल टीचर बहुत जल्दी जज कर लेती हैं, तो ये नॉर्मल लाइफ का भी पार्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट का है और प्लस सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट है। ब्रेन एरिया इसमें डायंसेफेलोन लेफ्ट प्लस राइट सेंसोरिक एंड मोटोरिक सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये इन्वॉल्व होंगे। और बल्कि अगर हमें इनके फंक्शन भी पता हो ना, डायंसेफेलोन में क्या कंट्रोल आते हैं, राइट सेंसोरिक मोटर, तो हमें क्लियर बिहेवियर भी पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी डायंसेफेलोन की वजह से कर रहा है। ऑर्गन इसमें पैंक्रियाज इन्वॉल्व हो रहा है, अल्फा इजलेट सेल्स, बीटा इजलेट सेल्स, स्किन प्लस मस्कुलेचर इसमें अफेक्ट होगा। अब देखो यही बच्चा आगे चल के या यही पर्सन डायबिटिक हो सकता है, अल्फा इजलेट सेल्स और बीटा इजलेट सेल्स को। बहुत हाँ, बहुत बचपन से ही जो है ना डायबिटीज वाले होंगे, हाँ वो भी हो सकता है। हाँ टाइप 1 हो जाएगी ना, क्योंकि अल्फा वाली, अगर अल्फा वाली सेल चली गई उसकी, तो वो बच्चे अक्सर बच्चे चाइल्डहुड में टाइप 1 डायबिटीज से जुवेनाइल डायबिटीज का कारण यही होता होगा, फियर डिसगस्ट वाला। हाँ जी, तो इस तरह से। हाँ भाई, आपका केस तो निकल जाए, आपके केस में बहुत बढ़िया थ्रेड मिल के आ रहा है। हाँ हाँ बताओ। मतलब मैं चलो मैं आप वहाँ ना बताए देंगे, यही बता रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर हमारे पास 3-4 चीजें आ गई, बात समझिएगा। वॉशिंग मेनिया, क्लीनलीनेस, कंट्रोल, ऑर्डर, टच, एक्सेट्रा।
तो ये सारे के सारे, ये सब के सब एंटीसिपेटरी एंजाइटी या उससे गए, और उसके बाद वो उसमें गए कि वॉशिंग मेनिया या क्लीनलीनेस मेनिया का वॉशिंग मेनिया डेल्यूजन डर्टी वाला, तो गंदा रहेगा तो गंदा रहेगा तो साला नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसको साफ 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 क्यों करना है, ये सफाई 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 में चला गया। दूसरा ये गया क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस वाला भी वही फियर ऑफ इन्फेक्शन, फियर ऑफ इंजरी के यहाँ हल्का हल्का सा माँ बाप के बीच में, और इसमें क्या कहते हैं जो टच वाला है जो आप कह रहे हो ना बार बार वो और यहाँ कंट्रोल ऑर्डर टच 3 है उस बच्चे के साथ, कंट्रोल ऑर्डर टच। कंट्रोल वो नहीं कर पाता। अगर वो ऑर्डर में नहीं रहेंगी चीजें हाँ, तो हाँ, फिर खराब हो सकती हैं। हाँ। फिर वो उनको कंट्रोल करते करते आउट ऑफ कंट्रोल में हुआ। और टच का मतलब ये है कि वो अपनी उस सच्चाई को जानना चाह रहा है, बार बार छू के देखना चाह रहा है। टच इम्पेल्ड टू वो है भी वास्तव में या नहीं। अब ये बच्चा चला गया है कंफ्यूजन में और सेंसिटिव है क्रिटिसिज्म से। कि सेंसिटिव क्रिटिसिज्म तो बहुत भयंकर हो गया उसका कि यार मैडम कमी निकालती रहती है, कोई सुनेगा तो कमी निकालेगा, कोई करेगा तो ऐसे करेगा। तो एक रूब्रिक है बॉस आपके पास ना, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, व्हाट इज रियल और नॉट। उसमें आपको ध्यान होगा बड़े सर ने जो कल्केरिया कार्ब दी थी उसे बच्चे को, वो यही था कि यार माँ बाप के झगड़े के बाद में वो ये देखता था ये मेरे माँ बाप है भी या क्या, और वो हर चीज को छू के हर चीज को महसूस करके देखना चाहता था। है ना? इसमें टच, जो टच वाले हैं वो टच करके क्यों देखना चाह रहे हैं, या टच का मतलब रियल और नॉट के अलावा दूसरा सेंसिटिविटी भी होता है कि वो हर चीज को अपने से महसूस, उस प्यार की गहराई को महसूस करना चाहते हैं। हाँ, मल्टी डायमेंशनल होती हैं चीजें। और लेकिन इसमें खास करके जो मुझे अच्छा लगा ये फियर डिसगस्ट कॉन्फ्लिक्ट है ना, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन आएंगी उस बच्चे के साथ। डरेगा तो झगड़े से, और डिसगस्ट इसलिए हो गया कि वो उकता गया नफरत है उससे, उस झगड़े से रोज रोज के। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और देखो ऑर्गन भी, स्किन भी जा रही है, मस्कुलेचर भी जा रही है, और पेनक्रियास भी जा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो ये था आपका ऑब्सेसिव कॉन्स्टलेशन कंपल्सिव एक्शन का। तो खैर यहीं रुकेंगे दोस्त। कोई एक दो रूब्रिक अगर बात करनी है तो बताएं, नहीं तो यहीं रुकेंगे, टाइम हो गया। रूब्रिक देखो एक मैंने उसमें डाला था जो पहले वाला था ना, फियर कॉन्स्टलेशन वाला, जो मेरे को बहुत बढ़िया रूब्रिक लगा था, वो मैंने अभी डाला था। क्या कहता है इम्पोर्टेंस, ये है मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट इम्पॉसिबल क्रेजी टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज माइंड सीम्स टू ड्राइव हिम। कि यार मुझे पता है मेरे से ये हो नहीं पाएगा, मेरा दिमाग काम करेगा नहीं, इसके बारे में सोच सोच के दिमाग खराब हुआ जा रहा है, इसका रिजल्ट कुछ आना नहीं है। पेशेंट इस तरह से भी कहता है पहले से पहले कि सोचता रहता हूँ और पता है कर नहीं पाऊंगा कुछ भी, तो बस परेशान हो जाता हूँ डॉक्टर साहब। हाँ, मलिक सर के यहाँ वो केस था, दीपशिका को याद आ जाएगा, वो बच्चा ना 4th या 5th में आ गया था, तो डॉक्टर सर वो पहले से पहले ही रो रहा है कि मेरे को 5th क्लास में आ गया हूँ मैं, वो किताब इतनी सारी होंगी मैं कैसे पढ़ूंगा, और वो लिटरली रो रहा था उस बात को क्या कहे कि मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ये रूब्रिक वहां लिया था, बड़ा अच्छा लेके आए अमित शर्मा यहाँ। एक बार और पढ़ दो इसे, रूब्रिक को बता दो एक बार और। ये रूब्रिक है क्या कहते हैं, मेंटल एक्सर्शन एग्रावेट इम्पॉसिबल क्रेजी ओइंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज माइंड सीम्स टू ड्राइव हिम। के जो वही बात उसी से उठाया था। चलो यहाँ पर बता देना, मतलब डॉक्टर दीपशिका के हस्बैंड को भी एक बार हमने इसी पर रूब्रिक पर मेडिसिन दी थी, वो इस तरह से परेशान हो चुके थे, और उनका कहना ये था कि सर मुझे पता है मैं खूब कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट तो कुछ आना नहीं, उनकी समझ में कुछ आएगा नहीं, और मेरे को बिल्कुल ऐसे कर रखा है इन्होंने कि इसका मुझे ये ध्यान है, इसका मुझे ऐसा हो रहा है कि कुछ रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा नहीं, और दिमाग में बहुत ज्यादा जो डलवा रखा है। तब भी हमने ये लिया था क्योंकि इम्पोर्टेंसी का मतलब पोटेंसी को बड़े हिसाब से समझना पड़ेगा। नहीं इम्पोर्टेंसी में देखो यहाँ हालांकि केस अच्छा है, आपका भाव निकल गया केस का, अदरवाइज यहाँ पे उनको अपने ऊपर अपनी क्षमता पे शक नहीं है,
यहाँ बस उनको बहुत यहाँ उनको situation- उनके यहाँ उनके उस बेवकूफी पे गुस्सा है या हाँ, वो है बस यहाँ पे डॉक्टर साहब। हाँ तो वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि हाँ। सिचुएशन में पवन ऐसा था बस कि वो पवन ऐसी बस कंडीशन हाँ। दी जा रही थी एक मिनट कि जरा जैसे वो 9 दीपशिका की सुन लें पहले, दीपशिका क्या कह रही। हाँ हाँ, कि जो बच्चा 9 महीने में पैदा होता है वो उनको 3 महीने में चाहिए था, तो इन्होंने कहा कि ये एक प्रोसेस है जो 9 महीने में ही पूरी होगी, चाहे आप 1 आदमी लगा लो चाहे आप 20 आदमी लगा लो, हाँ तो 9 महीना तो पूरा करना ही है। हाँ। लेकिन कंपनी वाले चाहते हैं कि नहीं, इसको 3 महीने में ही करो, तुम अच्छा, हमसे 20 आदमी लो। इसके ओवरबर्डन से वो उधर चले गए जो अमित शर्मा ने फिर रूब्रिक हाँ। लगाया, इसके हाँ जी। ओवरबर्डन से या ओवरवेलमिंग से इस चीज की कि यार क्या करें अब भाई, हो तो पाएगा नहीं। अब टास्क है, हो जॉब भी तो करनी पाएगा है, जॉब भी करनी है हाँ। और सब कुछ है, अब प्रेशर में करना भी है, तो उधर से आप एंट्री करे दो फिर अमित शर्मा। हाँ जी, इसी से गए थे। हाँ। क्योंकि वो उनका कहना ये था कि मैं इन्हें समझा भी नहीं पाऊंगा और ये हो ही नहीं सकता कहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छा रूब्रिक है मिडोराइनम का, और ये कई जगह हाँ जी। लग सकता है जहाँ इंसान को ऐसा लगे कि कैसे कर पाऊंगा मैं इसको। हाँ, वो बच्चा तो उसमें तो बड़ा मजा आया उस दिन, वो बच्चे का केस जब सुना रहे थे दीपशिका, हाँ, कि वो तो चैम्बर हाँ में जी। रो रहा था सर के सामने कि मैं 5th क्लास में आ गया हूँ, किताब इतनी 5th सारी क्लास है, में मैं कैसे पढ़ूंगा हाँ। इतनी मोटी मोटी किताबें। तो ऐसा, चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। ऐसा। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम राम। राम 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 राम। राम 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 सर। राम राम बेटा, राम राम सर। राम राम बेटा, राम राम, खूब पढ़ो। राम राम सर। राम राम सर जी, अच्छे हैं साहब कैसे हैं सर? जी बढ़िया सर, बढ़िया। जी।